So in today's class, the class is slightly different. As we all know, in A levels business or in O levels business, writing plays a vital role, and the only mode of expression through which we can impress the examiner and we can get the marks and we can score A grade is through writing. If you have enough hands on the knowledge, the knowledge has the least marks, but knowledge plays a vital role. As we are going to discuss this particular document जो कि आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स डिफरेंट एंड आई एम डेडिकेटिंग दिस पर्टिकुलर क्लास बिकॉज मैंने ऑन साइट भी जितनी क्लासेस करी हैं वहाँ पे इस चीज़ को मैंने थॉरली थोड़ा सा डिस्कस किया है. इसकी वजह से हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे बहुत सारे होते हैं, दे हैव इनफ कंटेंट, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द राइटिंग तो दे एक्चुअली गेट इनटू द टनल विजन और बड़े परेशान हो जाते हैं कि सर लिखें कैसे. तो ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है इट विल हेल्प यू एंड विल डिस्कस इट इन डिटेल. एक एक चीज़ को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और इन दी एंड फिर हम एक क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करेंगे 8 मार्कर का, ताकि हमारे पास एक समझ आ जाए कि किस तरीके से आंसर्स अटैम्प्ट होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास बेसिकली गैरी हल्स्टर्न इज़ वन ऑफ द पर्सन जो कि यूके के अंदर कैम्ब्रिज की टीचर भी हैं और कैम्ब्रिज के अंदर ट्रेनिंग भी करवाते हैं हमारे पास. तो जो हमारे पास वहाँ पे लंदन के अंदर F2F ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ डिस्कस की गई थी एंड इट इज़ एन आउटकम और इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट. क्रिटिकल थिंकिंग एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स. अब सर हमारे पास असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पूरा गेम ही असेसमेंट ऑब्जेक्टिव का है हमारे पास. ये जो एनालाइज करते हैं, ये जो एवेलुएट करते हैं, या ये जो हम यहाँ पे नॉलेज की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं. हाउ टू हेल्प स्टूडेंट्स गेट बेटर ग्रेड्स. 2023-2025 सिलेबस चेंजेस. और हम ये बात पढ़ते भी आ रहे हैं कि जब भी हम कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम इसके अंदर देखते हैं कि एग्जामिनर ने क्या क्या चेंजेस करी हैं हमारे पास. सो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि हमें चेंजेस को तो डिस्कस नहीं करना, हमें तो मेन कंटेंट पे जाना है. लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईयर 2023 इज़ द ईयर जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हमारे पास ए लेवल्स बिजनेस के अंदर आया था कि द एग्जामिनर हैड इंट्रोड्यूस्ड वन पर्टिकुलर एडिशनल पेपर इन A2, दैट इज़ पेपर 4. इससे पहले हमारे पास A2 में नहीं होता था, लेकिन हमारी क्लास एस की है तो इट डजेंट मैटर. आगे बढ़ते हैं हमारे पास. लुक एट द मार्क फनल. व्हेन यू लुक एट द मार्क फनल, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स इंक्रीज. सबसे ज़्यादा मार्क्स हमारे पास एवेल्युएशन के हैं और सबसे कम मार्क्स हमारे पास नॉलेज के हैं. एंड द स्टूडेंट्स ओवर हियर मेक्स अ मिस्टेक कि वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं नॉलेज के ऊपर, सबसे कम फोकस करते हैं एनालिसिस और इवैल्यूएशन के अंदर. जबकि ए लेवल्स के अंदर आपके पास जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन के हैं कि बच्चा किस तरीके से एनालाइज कर रहा है, बच्चा कितना अच्छा इवैल्यूएट कर रहा है अपने आंसर को. हाउ कैन आई मैक्सिमाइज माई एग्जामिनेशन मार्क्स? लेट स्टार्ट. Examination marks are generally awarded for skills, your ability to apply knowledge, analyze and evaluate. Essays, significant case study questions demand more analysis and evaluation. अब आपके पास यहाँ पे बात हो रही है किसकी? सेक्शन बी ऑफ पेपर 1. एक बात तो आपके पास यहाँ पे ये हो रही है जिसके अंदर आपके पास 8 और 12 मार्कर के क्वेश्चंस आते हैं. और सेकंड हमारे पास जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 इज अबाउट द डेटा रिस्पॉन्स, जिसके अंदर द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ शॉर्ट केस दैट विल एक्सप्लेन द बिजनेस सिचुएशन एंड यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, और उसके बाद आपको उसको एनालाइज करना होगा. हाउ कैन आई मैक्सिमाइज मार्क्स? अरे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट ये जो है ना अजीब सा हो रहा है हमारे पास. असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 1, दैट इज नॉलेज. हाउ कैन आई मैक्सिमाइज एग्जामिनेशन मार्क्स फॉर माई स्टूडेंट्स? आ जाए. Knowledge is textbook teaching information relevant to answering the question. Teachers devote a lot of time ensuring that students have a body of knowledge that covers the syllabus. Knowledge क्या है सर हमारे पास? अब यहाँ पे आप आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट इट डाउन. हमारे पास बच्चा समझता है कि सर नॉलेज का मतलब होता है डिफाइन करना, डेफिनेशन लिखना, दैट इज नॉलेज. आई डू एग्री दैट इज नॉलेज, क्योंकि आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, डिफाइन द टर्म रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, डिफाइन द टर्म स्टेक होल्डर्स, डिफाइन द टर्म पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दे ऑल आर बेस्ड ऑन द नॉलेज. कि कैन यू डिफाइन इट, आपका मतलब ये है कि आप बता सकते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है. तो अगर आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है तो यू कैन नॉट स्कोर एंड यू कैन नॉट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी. इट्स सो ऑब्वियस. तो एक चीज़ तो हमारे पास नॉलेज के अंदर एक कवर एरिया ये होता है कि आपके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक की, टर्मिनोलॉजी की, कीवर्ड की नॉलेज होनी चाहिए कि यू कैन आइडेंटिफाई एंड यू कैन एक्सप्लेन और डिफाइन कि क्या मतलब है उसका. लेकिन नॉलेज इज़ नॉट जस्ट अबाउट द आइडेंटिफिकेशन.
क्योंकि 8 और 12 मार्कर के अंदर एग्जाम ने आपसे पूछता है एनालाइज 2 रीजंस, 2 वेज, इम्पैक्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करता हूँ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की, तो you should know that recruitment selection is the process of hiring an individual so that the workforce gap can be fulfilled in an organization. It's a definition. लेकिन you should know as well कि knowledge का मतलब यहाँ पे ये भी होता है कि there are 2 methods of recruitment as well. हमारे पास recruitment के 2 methods होते हैं, either you can recruit internally or you can recruit externally. इसी तरीके से हमारे पास यू शुड नो द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वेज, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट विल ऑल्सो अवॉर्ड यू द मार्क फॉर द नॉलेज। अगर एग्जाम में कहता है एनालाइज 2 एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर, तो वहाँ पे जो आप एडवांटेज आइडेंटिफाई करेंगे ऑफ ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर बिजनेस, सो इट विल ऑल्सो अवॉर्ड यू द मार्क्स फॉर द नॉलेज। इसी तरीके से एग्जामिनर कहता है एनालाइज 2 वेज दैट हाउ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैन एक्सेप्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से बिजनेस अडॉप्ट कर सकता है। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्क्स होंगे वो भी, जो पॉइंट होंगे, इट विल ऑल्सो अवॉर्ड यू द मार्क्स। Knowledge builds fundamental will gain less credit in examination as the level progresses. More important at AS than A level, but it has to be there. मतलब एस के अंदर फिर भी नॉलेज को थोड़ा सा असेस किया जाता है और एग्जाम ने अवार्ड करता है मार्क्स, लेकिन A2 के अंदर क्लियरली हमारे पास मार्क्स जो हैं वो इवैल्यूएशन एनालिसिस के हैं। द लीस्ट वेटेज इज देयर इज ऑफ knowledge. Last, it is equally important that we develop students' ability to apply knowledge to assess the other assessment objective marks. क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप किस तरीके से केस के साथ और किस तरीके से पॉइंट्स को डेवलप करेंगे। तो नॉलेज शुड बी देयर। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे डिस्करेज किया जा रहा है कि स्टॉप रीडिंग बुक और रिव्यूइंग नोट्स और ये सब कुछ बंद कर दें और सिर्फ लिखना शुरू कर दें। जब तक नॉलेज नहीं होगी, जब तक इनपुट नहीं होगा, तो देयर विल बी नो आउटपुट। लेकिन समझाने का तरीका, समझाने का मकसद यहाँ पे ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं करना, डेफिनेशंस नहीं रटनी, यू शुड डेवलप दी अदर एरियाज एज वेल। Application, the assessment objective number 2, application of knowledge. By applying knowledge to problem, examiners look for application. It is a critical gateway. मतलब आपके पास जो नॉलेज है उसको आप किस तरीके से बिजनेस सिचुएशन के साथ, आप पर्टिकुलर जो केस स्टडी के अंदर बिजनेस गिवन है, जो सिनेरियोज गिवन है, उसके साथ किस तरीके से आप रिलेट कर रहे हैं, दैट इज ऑल, दैट इज नोन एज द एप्लीकेशन विद द नॉलेज. Application demonstrate that you are thinking about the context of the examination question, addressing the problem. If you do not demonstrate application, you are not answering the question. This means that your marks will be affected. Example, 1 mark for knowledge, but additional marks for applied knowledge. In order to get full marks, आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ नॉलेज को रिलेट करना होगा, नॉलेज को यहाँ पे लिंक करना होगा विथ योर एप्लीकेशन। आ जाए, वी हैव एन एग्जांपल. If a business raises a price and it is inelastic, they will get more revenue knowledge. अब ये आपको पता होना चाहिए ना कि अगर बिजनेस की प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, अब आपको पता ही नहीं है कि इन इलास्टिक होता क्या है, लैक ऑफ नॉलेज है। इन इलास्टिक का मतलब हमारे पास ये होता है कि अगर प्राइसेस बढ़ा भी दी जाएं ज़्यादा रेट से, मतलब एक चीज़ 1 रुपए की थी वो 2 रुपए की हो गई, लेकिन उस पर डिमांड पे इतना फ़र्क नहीं आया, तो इट अलाउज द प्रोड्यूसर कि वो प्राइसेस बढ़ा के रेवेन्यू इंक्रीज कर दे। तो इट शुड बी देयर कि आपको पता होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा. If in the case it shows that a certain type of crisp, say carrot flavor, inelastic, and this is used in the answer knowledge plus application. अब आपने इसको यहाँ पे रिलेट किया कि वहाँ पे जो बिजनेस सिचुएशन गिवन थी उसके साथ आपने इसको लिंक किया है, तो इट इज़ गोइंग टू अवॉर्ड यू द मार्क्स फॉर द एप्लीकेशन एज वेल, दैट हाउ यू आर इनकॉर्पोरेटिंग योर नॉलेज विद द एप्लीकेशन. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. Business A could pay its worker more to try and motivate them. Knowledge मतलब आपकी नॉलेज ये है कि अगर आप वर्कर्स को ज़्यादा पे करेंगे तो वर्कर्स मोटिवेट हो जाएंगे. अगर वर्कर्स मोटिवेट हो जाते हैं थ्रू फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एंड मोर पे, तो इट मीन्स दैट यू हैव अ नॉलेज कि बाय पेइंग मोर टू द वर्कर्स विल अवॉर्ड यू और द वर्कर्स विल गेट मोटिवेटेड. तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास नॉलेज है. This could be effective because 50% of people that left business A in the case study said they did so because of poor pay. Now, केस स्टडी जो वहाँ पे गिवन है, जो वहाँ पे बिजनेस सिचुएशन गिवन है, उसके साथ हमने रिलेट कर दिया कि वर्कर्स क्यों छोड़ के जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि वर्किंग कंडीशंस के अलावा वहाँ पे पे भी पुअर है. दैट इज नॉलेज प्लस एप्लीकेशन.
Business B has communication diseconomies of scale knowledge. This is because it is located all over the case country. केस स्टडी के अंदर मेंशन है कि बिजनेस क्यों डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल फेस कर रहा है, क्योंकि इसके जो बिजनेस है वो अक्रॉस द कंट्री है, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू कम्युनिकेट कोऑर्डिनेट इफेक्टिवली, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, पुअर डिसीजन मेकिंग है. Application opportunities will be scattered throughout a question. A good source of application opportunities can be found in graphs and charts. अब ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि आपके पास जब केस स्टडी गिवन होती है उसके अंदर सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, टेबुलर इन्फॉर्मेशन होती है, ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, अपेंडिक्स होते हैं. तो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को बच्चा इग्नोर कर रहा होता है, उसको कंसिडर ही नहीं करता, जबकि वो भी कंसिडर की जा सकती हैं. एंड दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यूज और वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन इज देयर इन द ग्राफ्स एंड चार्ट्स कैन बी इनकॉर्पोरेट थ्रू आउट एन आंसर. So we are done with the knowledge, we are done with the application. Knowledge is to know about the keyword terminology and the definition and the points, relevant points. That is knowledge. Application, that how you are incorporating that your knowledge with the given business situation in the paper. Now, assessment objective number 3, that is analyze. Helping students to analyze, assessment objective number 3. Now we have two levels of analysis. In A levels, the examiner is going to award you the full marks for the level 2, that is developed analysis. एक होते हैं लिमिटेड, एक होते हैं डेवलप्ड. आ जाए, पहले तो इस चीज को देखिएगा, माइक्रोस्कोप बना हुआ है हमारे पास. An effect, a change, an impact, a cost or benefit, an advantage or disadvantage, और इसका रिवॉर्ड. ये सारी चीजें हमारे पास किस में आती हैं? ये आती है एनालाइज के अंदर. अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इससे ये होता है, इसका ये एडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज है, और फिर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द बिजनेस, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या कॉजेस थे, तो इट इज़ नोन एज एनालिसिस. दिस टाइप ऑफ एनालिसिस शोज बट only in a limited way. For example, if you say by paying the workforce more, they may become more motivated, then this is a good first step, but you need to develop this. ये it shows the limited analysis कि आपने workers को ज़्यादा pay किया in order to motivate them. That's it. Any attempt at analysis that leaves you thinking, so what, is most probably limited and will thus only receive level 1 mark. To get better marks, take your analysis to the next level to assess the evaluation. Marks normally requires you to demonstrate higher level of analysis. आ जाएं आगे देखते हैं कैसे developed analysis क्या है. Here you develop a chain of likely events. By paying the workforce more, they may become more motivated, which then leads to higher production. इम्पैक्ट ये आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर वर्कर्स को ज़्यादा पैसे देगी तो वर्कर्स मोटिवेट होंगे, लेकिन उससे क्या, वर्कर्स जब मोटिवेट होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. So there are now two consequences of paying the workforce more: better motivation and higher productivity. So this is known as the developed analysis. Second, you could continue. This may lead to lower average cost, etc. Business can become price competitive. Business की cost of production कम हो जाएगी. ये further भी हो सकता है हमारे पास. But this is normally not necessary, as you will most likely have attracted all marks available. मतलब इससे ज़्यादा भी आप एनालाइज कर सकते हैं. फर्दर चेन ऑफ लाइकली इवेंट्स यू कैन कंस्ट्रक्ट, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके मार्क्स मिल जाएंगे. Developed analysis will get better marks and also support evaluative statements. अब now sir, what is evaluation? देखें. If you look at the above statement, your evaluation might then include: will this motivation last? Suppose a workforce just works harder for a short while. जब तक उन्हें पैसे मिल रहे हैं तब तक वो motivated हैं. Evaluation can be done anywhere within an answer. मतलब आप जो भी पॉइंट एनालाइज कर रहे हैं उसके साथ साथ आप इवेल्युएट भी कर सकते हैं उसके. यू कैन ड्रॉ अ कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, यू कैन गिव द रिकमेंडेशन सजेशंस. Evaluation AO4. Evaluation is about answering the question. It occurs when an answer comments on the validity, significance of previous analysis. Ways in which this can be done include making a judgment or recommendation which may depend on something. आ जाए. Marks are awarded for making a decision, recommendation, developing this with supporting statements, justifying the choice made. Example, however, we need to consider. Typically, a student may use words like. अब ये कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इवैल्यूएशन के अंदर क्या वर्ड्स की वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं. सो दीज आर द की वर्ड्स दैट कैन बी यूज व्हेन यू आर राइटिंग एन इवैल्यूएशन. क्रूशियल as well as very important, other factors to consider. Without this, something else, however essential, unlikely.
But if it's also worthwhile to consider who might be affected by a decision or what external factors may change. तो अगर आप evaluation के अंदर suggestions, recommendation, you can ask the question as well and you can draw a contrary statement as well. तो अगर आप ये सारी चीज़ अपनी evaluation के अंदर डाल लें तो it means that you are writing a perfect answer. Now आपको मैं जरा मार्क्स की वेटेज बता देता हूँ हमारे पास कि सर हमारे पास ये जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर हमें करना क्या है। लेट्स सपोज आपके पास 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 मार्क्स होते हैं नॉलेज के, 2 मार्क्स होते हैं एप्लीकेशन के, 4 मार्क्स होते हैं एनालिसिस के। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट 8 मार्क्स। अब यहाँ पे 8 मार्क का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर पहले हमारे पास ये होता था कि आपके पास कोई सिचुएशन नहीं गिवन होती थी या एग्जाम में आपको कुछ नहीं कहता था, एनालाइज कहता था, एनालाइज द इम्पैक्ट, एनालाइज द रीजंस। अब यहाँ पे वो क्लियरली मेंशन करता है टू। अब इट कैन बी टू बेनिफिट्स, टू ड्रॉबैक्स, टू रीजंस, टू मेथड्स, कुछ भी हो सकता है, टू वेज। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मार्क्स की क्या हो गई। अब सिंपल यहाँ पे 4 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट। अब सर 4 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट का मतलब क्या हुआ? 1 मार्क फॉर नॉलेज, 1 मार्क फॉर एप्लीकेशन, 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस। इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे आप तो यू विल गेट 8 मार्क्स। तो आप जो भी पर्टिकुलर मेथड को आइडेंटिफाई करेंगे आपको नॉलेज होगी मिलेगी, फिर उसको आप रिलेट करेंगे विद द सिचुएशन तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी, और फिर उसको आप यहाँ पे डेवलप्ड एनालिसिस करेंगे तो आपको यहाँ पे एनालिसिस के मार्क्स 2 मिल जाएंगे। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डेवलप एंड यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट 8 मार्क्स। नाउ कमिंग टू दी 12 मार्कर। सर 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो क्या है? सर 12 मार्क के क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या होगा? इन 12 मार्क क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 2 मार्क्स नॉलेज के हैं, 2 मार्क्स एप्लीकेशन के हैं, 2 मार्क्स एनालिसिस के हैं और 6 मार्क्स एवेल्युएशन के हैं। क्योंकि 8 मार्क के अंदर कोई भी एवेल्युएशन नहीं है तो एग्जाम में आपकी जो एवेल्युएटिव स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स हैं, एवेल्युएशन की जो स्किल्स हैं वो 12 मार्क क्वेश्चन के अंदर असेस कर रहा है। तो 6 मार्क्स आपको मिलने एवेल्युएशन के हमारे पास इन 12 मार्क क्वेश्चन। अब से ये जो एवेल्युएशन हमारे पास है ये थ्रू आउट दी आंसर हो सकती है, यस। जहां से आप एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी पॉइंट आप एनालाइज कर रहे हैं उसको आप क्या करें यहाँ पे एवेल्युएट कर दें। तो मैं रेकमेंड करता हूँ बच्चों को कि एटलीस्ट 3 यहाँ पे एवेल्युएशन के पॉइंट्स लिखें, 2 मार्क्स फॉर ईच। तो जितने आप 3 पॉइंट्स अगर लिखेंगे तो यहाँ पे यू विल गेट द 6 मार्क्स फॉर द इवैल्यूएशन। अब से इवैल्यूएशन का मतलब क्या है थोड़ा सा समझाएं। एग्जांपल लेते हैं जरा। लेट्स सपोज हमारे पास एक पर्टिकुलर टॉपिक है सीएसआर। यू ऑल नो सीएसआर क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ एथिकल द बिजनेस इज, बिजनेस कितना सोशल और इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर कॉर्पोरेट कर रहा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही हुआ ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बिजनेस कितना सोशली रिस्पॉन्सिबल भी है, सोसाइटी के अंदर जो इश्यूज हैं और सोसाइटी के जो फैक्टर्स है उसको कितना कंसिडर कर रहा है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स को कितना अपने बिजनेस के अंदर कंसिडर कर रहा है, दैट इज सीएसआर। तो अगर आप सीएसआर है तो सीएसआर की इवैल्यूएशन क्या है? देखिए सीएसआर की इवैल्यूएशन ये, नंबर 1 कि सीएसआर इज अ चॉइस। क्यों? क्योंकि कोई लॉ थोड़ी है। टैक्स पे करना is a part of the legal policy of the government that you have to pay the corporate tax or the income tax according to the tax bracket. तो यहाँ पे CSR कोई लॉ थोड़ी है जो फॉलो करना जरूरी है। तो जो बिजनेस CSR को एक्सेप्ट करते हैं, जो सोशल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स को अपने बिजनेस के अंदर कंसिडर करते हैं, तो इट्स अ चॉइस, दे आर नॉट लीगली बाउंड। तो CSR इज अ चॉइस। नंबर 2, CSR impact on shareholders and investors। ये भी तो हो सकता है कि भाई अगर एक कंपनी है जो CSR को अडॉप्ट करेगी तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, एंड इट्स ऑब्वियस। हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा भी है कि व्हेन यू एक्सेप्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और जब आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उनके जो रिटर्न्स होंगे वो कम हो जाएंगे। तो हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द शेयर होल्डर्स? There is a chance that the shareholders might become unhappy because they have invested in the company and they want higher returns and the profitability। तो ये भी आ सकता है।
तीसरा पॉइंट, जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस होते हैं उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू अर्न एंड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो व्हाई दे शुड एक्सेप्ट सीएसआर? वो तो प्राइवेट सेक्टर है, तो उन्होंने तो जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है और जो सब कुछ किया हुआ है वो अपने प्राइवेट बेनिफिट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किया हुआ है। तो गवर्नमेंट ओन बिजनेस थोड़ी है कि वो सोसाइटी के और इकोलॉजिकल फैक्टर्स को, सोसाइटी के सोशल इश्यूज को, एम्प्लॉयमेंट को, एजुकेशन, हेल्थ को, पॉल्यूशन को, इन सबको कंसिडर करेंगे। तो ये आपने क्या करा है, ये आपने करा है हमारे पास evaluation. This is how you have to develop the evaluation, and it can be done throughout an answer. अब इसी तरीके से हम जरा एक एनालाइज को भी देख लेते हैं कि सर एनालाइज की क्या बात होती है हमारे पास। आ जाए, लेट्स सपोज यहां पे हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और वहां की जो वर्कफोर्स है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। एनालिसिस की एग्जांपल दे रहा हूं, इट्स अ सिचुएशन कि वर्कफोर्स एंड द मैनेजमेंट, वर्कफोर्स इज एक्चुअली लेस प्रोडक्टिव एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग द प्रोडक्टिविटी इशू। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने, अब एनालिसिस स्टार्ट हो गया, मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एंड वी नो कि स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से फायदा ये होता है कि वर्कर्स की जो स्किल्स होती हैं वो एनहांस हो जाती हैं। ये एनालिसिस है। और जब स्किल्स एनहांस हो जाएंगी तो यहाँ पे दे विल लर्न न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स, या फिर आप कह सकते हैं वर्कर्स आर गोइंग टू गेट मोटिवेटेड। ये आपके डेवलप्ड एनालिसिस है कि प्रोडक्टिविटी इशू थे तो आपने स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू एनहांस द स्किल्स आपने एनालाइज करा, और जब एनहांसमेंट ऑफ स्किल्स होगी तो इससे वर्कर्स आर गोइंग टू लर्न न्यू टेक्निक्स एंड मेथड, जिससे वो मोटिवेट होंगे, तो इट इज नोन एज डेवलप्ड एनालिसिस। तो यू हैव टू राइट द आंसर इन दिस वे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द एनालिसिस। टास्क आपको पूरी चीज समझ में आ गई है कि क्या एनालिसिस होते हैं, सब कुछ है। मैं एक 8 मार्क का क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं एंड आई वांट यू गाइस टेक 12 to 15 मिनट्स एंड डेवलप द पॉइंट्स ओनली, जस्ट डेवलप द पॉइंट्स। क्वेश्चन है हमारे पास, एनालाइज वन स्ट्रेंथ एंड वन वीकनेस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर 8 मार्क्स। अब आप देखें ना, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है और एक वीकनेस है हमारे पास। अब देखें, अगर स्ट्रेंथ है, अब मुझे एक बात बताएं, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द आंसर? देयर इज नो मार्क फॉर राइटिंग डाउन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यू कैन जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो यहाँ पे आपने अगर एक सही स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन किया, 4 मार्क्स इसके मिलेंगे, और जो सेकंड मार्क्स आपको मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, वीकनेस के। तो दिस इज हाउ यू विल गेट द 8 मार्क्स। तो आप कोई भी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करें, फिर उसको आप एनालाइज करें कि हाउ इट्स ए स्ट्रेंथ ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और इसको यहाँ पे अच्छा तरीका ये है कि उससे आप यहाँ पे कंपेयर करवा दें कि ये स्ट्रेंथ क्यों है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो इसके ऑपोजिट लीगल स्ट्रक्चर है उसके पास ये स्ट्रेंथ नहीं होती, तभी ये स्ट्रेंथ है किसकी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। हाँ, अब ये जो कंजक्शन है हमारे पास, लीड टू, इस तरीके से फर्दर, ऑन द अदर हैंड, ये सारे के सारे आप यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जल्दी से स्ट्रेंथ अब स्ट्रेंथ मैं आपको बता भी देता हूं कि भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी की स्ट्रेंथ ये होती है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इशू दी शेयर्स टू दी जनरल पब्लिक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो जब भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कोई एक्सपेंशन करनी होगी या एप्लीकेशन है या कोई भी फाइनेंशियल पर्पस होगा, तो विदाउट द एग्रीमेंट एंड विदाउट द लिमिटेशन दे कैन इशू द शेयर्स। ये स्ट्रेंथ है। वीकनेस ये है हमारे पास कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी नीड्स टू पब्लिश देयर फाइनल और कंपनी अकाउंट्स
जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी की लॉस ऑफ फाइनेंशियल सीक्रेसी होती है एंड दे आर बाउंड टू कम्युनिकेट विद द शेयर होल्डर्स एंड द गवर्नमेंट। तो ये वीकनेस है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज नॉट लीगली बाउंड कि वो अपने अकाउंट्स को पब्लिश करे, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को पब्लिश करने पड़ते हैं। तो ये वीकनेस है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जल्दी से पॉइंट्स डेवलप करके मुझे बताएं।